जब उन्हें वह प्राचीन यूनानी कंप्यूटर जैसी चीज मिली तो उसे क्या कहते हैं? एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। जी हां, इसे 1900 में एक जहाज के मलबे से निकाला गया था, जो जंग लगे पत्थर के टुकड़े के रूप में छिपा हुआ था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अंततः इसके भीतर देखा तो उन्हें एक चौंकाने वाली विसंगति मिली जिसने दुनिया को दहला दिया। ग्रह। यह भूकेंद्रीय ग्रीक ब्रह्मांड का एक मॉडल है। आप इस मध्य भाग में स्थित आवरण प्लेट को पृथ्वी का प्रतीक मान सकते हैं। इस अभूतपूर्व कंप्यूटर ने ब्रह्मांड का अध्ययन किया, ग्रहणों और अपशकुनों की भविष्यवाणी की और तकनीकी कालक्रम को पूरी तरह से पुनर्लिखित कर दिया। प्राचीन लोगों को यह अभूतपूर्व तकनीक कहां से प्राप्त हुई और वह ज्ञान कहां लुप्त हो गया? मैट्रिक्स में गड़बड़ी। अक्टूबर 1900 ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और इसकी शुरुआत एक तूफान से हुई। एजियन सागर उग्र रूप से उफान पर था। एक भयंकर तूफान ने सिमी द्वीप से स्पंज गोताखोरों के एक छोटे दल को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे वे अपने मार्ग से भटक गए और एंटिकिथेरा नामक एक दूरस्थ द्वीप के पथरीले खतरनाक तट पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। वे इतिहास की खोज में नहीं थे, वे केवल जीवित रहने की तलाश में थे। लेकिन जब ऊपर भयंकर तूफान चल रहा था, तब कैप्टन दिमित्रियोस कॉन्टोस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मानव सभ्यता की कहानी को फिर से लिख दिया। उन्होंने गोताखोर एलियास स्टैडियाटिस को पानी में स्पंज खोजने का आदेश दिया, जबकि वे हवाओं के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। स्टैडियाटिस 45 मीटर गहरे पानी में उतर गए। उन्हें समुद्र तल के परिचित दृश्य की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब वे सतह पर आए तो उन्हें एक बेहद अप्रत्याशित खोज की खबर मिली। नुकीली चट्टानों के बीच सड़ते हुए शवों और घोड़ों का ढेर। उन्हें लगा कि उन्हें कोई सामूहिक कब्र मिल गई है। संशय में डूबे कैप्टन कॉन्टोस स्वयं नीचे गए, लेकिन उन्हें एक बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिला। उन्हें वहां शव नहीं मिले, उन्हें एक विशाल रोमन जहाज का मलबा मिला और वे शव वास्तव में संगमरमर और कांसे की मूर्तियां थीं, जो समय के साथ जम गई थीं और समुद्र तल में घुलती जा रही थीं। इसे साबित करने के लिए उसने कांसे की एक मूर्ति का कटा हुआ हाथ ऊपर खींच लाया। दुनिया को प्राचीन काल के सबसे बड़े जहाज के मलबे का पता चल गया था। ग्रीक सरकार ने तुरंत हेलेनिक नौसेना को स्पंज गोताखोरों की सहायता के लिए भेजा, जो इतिहास में पहली बड़ी जलमग्न पुरातात्विक खुदाई बनने जा रही थी। लेकिन यह कोई साधारण वैज्ञानिक मिशन नहीं था। यह समुद्र के विरुद्ध एक क्रूर, खतरनाक युद्ध था। नवंबर 1900 से लेकर 1901 की गर्मियों तक चला। बचाव अभियान एक जानलेवा जाल था। गोताखोर 45 मीटर की गहराई पर काम कर रहे थे, जो उस समय की आदिम तकनीक के लिए बेहद खतरनाक थी। उन्होंने मानक गोताखोरी पोशाक, भारी कैनवास सूट, विशाल तांबे के हेलमेट और शीशे से भरे जूते पहने हुए थे। उनके पास न तो डाइव कंप्यूटर थे, न ही मिश्रित गैस, और उन्हें डीकम्प्रेशन सिकनेस के बारे में नाम मात्र की ही जानकारी थी। वे एक बार में केवल 5 मिनट तक ही तल पर रह सकते थे। इससे अधिक समय तक रहने पर उनके रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले घातक बुलबुले में बदल जाते। खजाने की कीमत बहुत अधिक थी। 2 गोताखोर जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गए। उनके शरीर दबाव से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। एक अन्य गोताखोर जॉर्जोस क्रिटिकोस ने अपनी जान गंवाई और सहायता पोत के डेक पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने राजाओं के खजाने के बराबर कीमती सामान, आदमकद कांसे के योद्धा, संगमरमर की मूर्तियां, जटिल आभूषण और कांच के बर्तन निकाले।
और इन वस्तुओं के बीच उन्हें कांसे और लकड़ी का एक जमा हुआ, जंग लगा हुआ टुकड़ा मिला, जो हरा था और समुद्री जीवों से ढका हुआ था। वह देखने में कचरे जैसा लग रहा था। इसे एक बक्से में डालकर फेंक दिया गया और सबने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस खजाने को एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में ले जाया गया। महीनों तक पूरी दुनिया इन मूर्तियों को देखकर अचंभित रही। वह वस्तु एक भंडार गृह में पड़ी पड़ी सूखती, फटती और भुला दी गई। यह समय की एक विडंबना थी। अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को इसलिए अनदेखा किया जा रहा था क्योंकि वह देखने में सुंदर नहीं थी। खारे पानी ने इसे 2000 वर्षों तक धीरे धीरे नष्ट कर दिया था। कांस्य रासायनिक रूप से भंगुर एटैकमाइट नामक खनिज में परिवर्तित हो गया था, जिसने धातु को विकृत कर दिया और उसके सभी विवरणों को मिटा दिया। नंगी आंखों से देखने पर यह कचरा जैसा दिखता था, लेकिन यह गुमनामी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। संग्रहालय की शुष्क हवा में पड़े पड़े कलाकृति में बदलाव आने लगा। यह 2000 वर्षों तक पानी में डूबी रही थी। जैसे जैसे नमी वाष्पित होती गई, जंग और चट्टान की बाहरी परतें सिकुड़ने लगीं। इस संकुचन ने वस्तु पर अत्यधिक दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप वह भौतिक रूप से टूट गई। पुरातत्वविद वेलेरियोस स्टाइस मलबे का अध्ययन कर रहे थे जब उन्होंने इसे देखा। चट्टान में धंसा हुआ एक सटीक गियर पहिया हरा और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के जहाजों के मलबे में गियर का होना असंभव था। यह एक असंभावित घटना थी। यह कालभ्रम था। यह पहला सुराग था जिससे पता चला कि इतिहास की किताबें गलत थीं। बहुत लंबे समय तक यह यंत्र एक पहेली बना रहा। इसके रहस्य कैल्शियम युक्त पत्थर के अंदर बंद रहे। आधुनिक युग में ही वैज्ञानिक अंततः इसे नष्ट किए बिना मशीन को खोल पाए। उन्होंने हथौड़ों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अत्याधुनिक प्रकाश और विकिरण का इस्तेमाल किया। एंटिकाइथेरा तंत्र को सही मायने में समझने का काम 2000 के दशक के मध्य में एंटिकाइथेरा तंत्र अनुसंधान परियोजना के साथ शुरू हुआ। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए विशेष रूप से विकसित किए गए 12 टन के माइक्रोफोकस एक्स-रे कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर का इस्तेमाल किया। यह मशीन सदियों पुराने जंग को भेद कर अंदरूनी हिस्से की उच्च रिजोल्यूशन वाली 3D छवियां उत्पन्न करने में सक्षम थी। साथ ही उन्होंने पॉलिनोमियल टेक्सचर मैपिंग (PTM) का भी उपयोग किया। उन्होंने अलग अलग कोणों से प्रकाशित सतह की दर्जनों तस्वीरें लीं और डेटा को कंप्यूटर में फीड किया, जिससे 2 सहस्राब्दियों से अदृश्य शिलालेख और सतह की बारीकियां सामने आईं। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से शानदार थे। स्कैन ने समुद्र की ऊपरी परत को हटाकर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल संरचना को उजागर किया। उस सड़े गले पिंड के अंदर महज कुछ साधारण पुर्जे नहीं थे, बल्कि 30 से अधिक अलग अलग कांस्य गियरों का एक सघन, आपस में जुड़ा हुआ तंत्र था। वे छोटे आकार के, सटीक और स्विस घड़ी की दक्षता के साथ एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने गियर तंत्र का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने एक डिफरेंशियल गियर सिस्टम का पता लगाया। यह एक जटिल इंजीनियरिंग अवधारणा है जो 2 अलग अलग इनपुट को एक एकल आउटपुट में संयोजित करने की अनुमति देती है। इतिहास बताता है कि इस तकनीक का आविष्कार मध्य युग तक नहीं हुआ था। फिर भी यह यहाँ समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ था, जो मध्ययुगीन दुनिया से 1000 साल से भी अधिक पुराना था। प्राचीन यूनानियों ने इसका उपयोग चंद्रमा की कलाओं के चक्र यानी सिनोडिक भी की गणना गणितीय सटीकता के साथ करने के लिए किया था। स्कैन से उपकरण के टूटे हुए हिस्सों का पुनर्निर्माण हुआ। यह महज एक घड़ी नहीं थी, बल्कि आकाश का कंप्यूटर था।
इसका सामने वाला हिस्सा राशिचक्र में सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करता था। इसका पिछला हिस्सा तो और भी अधिक आश्चर्यजनक था। इसमें 2 विशाल सर्पिल डायल थे। ऊपरी डायल सोरोस 4 साल के चक्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता था, जिससे उपयोगकर्ता को ठीक ठीक पता चलता था कि आकाश कब अंधेरा होगा। निचला डायल मेटोनिक चंद्रमा के साथ समय का तालमेल बिठाने के लिए 19 साल के कैलेंडर चक्र का अनुसरण करता था। कैलिप्सो के 76 वर्षीय चक्र के लिए छोटे सहायक डायल भी थे और खगोलीय गणित के बीच मानवीय संस्कृति की झलक के रूप में ओलंपियाड डायल भी था, जो प्राचीन ओलंपिक खेलों के 4 वर्षीय चक्र को दर्शाता था। स्कैन से पुष्टि हुई कि क्षति भयावह थी। आंतरिक भाग अब समतल नहीं रहे थे, वे मुड़े तुड़े और विकृत हो गए थे। 2000 वर्षों के ऑक्सीकरण से उनका रूप बदल गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने डिजिटल माध्यम से उन्हें समतल किया, दांतों की गिनती की और उनकी गति का अनुकरण किया। उन्हें एहसास हुआ कि स्पंज गोताखोरों द्वारा खोजा गया कबाड़ वास्तव में प्राचीन दुनिया द्वारा निर्मित सबसे परिष्कृत मशीनरी का नमूना था। इस खोज ने इतिहास में महज एक छोटा सा अंश नहीं जोड़ा, बल्कि इसने इतिहास के पिछले अध्यायों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सन 1900 के स्पंज गोताखोरों ने केवल एक डूबा हुआ जहाज ही नहीं खोजा था, उन्होंने मानव तकनीकी विकास की कड़ी में टूटी हुई कड़ी को खोज निकाला था। इस खोज के महत्व को समझने के लिए हमें उस इतिहास को देखना होगा जिसका इसने खंडन किया। सदियों से मानव आविष्कार की कहानी को आदिम औजारों से लेकर जटिल मशीनों तक की धीमी रैखिक प्रगति के रूप में देखा जाता रहा है। इस वस्तु ने न केवल उस समय रेखा को चुनौती दी, बल्कि उसे चकनाचूर कर दिया। यह एक ऐसी तकनीक थी जो 1000 साल पहले ही सामने आ गई थी। इस विसंगति की व्यापकता को समझने के लिए हमें प्राचीन दुनिया को उस रूप में देखना होगा जैसा हम कभी समझते थे। एक ऐसा कालखंड जहां इस स्तर की इंजीनियरिंग का अस्तित्व ही नहीं था। असंभव मशीन। एंटीकाइथेरा की खोज से पहले प्रौद्योगिकी का इतिहास एक सहज, अनुमानित धारा की तरह था। इतिहासकार इस बात पर सहमत थे कि प्राचीन यूनानी प्रतिभाशाली दार्शनिक और वास्तुकार थे, लेकिन उनकी यांत्रिकी सरल थी। उन्होंने पानी की चक्कियां, पवन चक्कियां और बुनियादी खिलौने स्वचालित यंत्र बनाए जो भाप और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके शराब डाल सकते थे या दरवाजे खोल सकते थे। ये देखने में प्रभावशाली थे, लेकिन अविकसित थे। सटीक गियरिंग यानी मिलीमीटर तक तराशे गए दांतों वाले आपस में जुड़े धातु के पहियों का विचार तो सोचा भी नहीं गया था, क्योंकि यह असंभव था। इस पर सर्वसम्मत राय थी। पृथ्वी पर जटिल घड़ी नुमा तंत्र 14वीं शताब्दी के यूरोप की खगोलीय घड़ियों के आने तक अस्तित्व में नहीं आए थे। यह 1400 वर्षों का अंतराल है। रोमन काल के जहाज के मलबे में एंटीकाइथेरा तंत्र का मिलना तुतनखामेन की कब्र में जेट इंजन मिलने जैसा था। यह कलाकृति इतनी उन्नत थी कि दशकों तक कई विशेषज्ञों ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि यह जहाज के मलबे का हिस्सा है। उनका मानना था कि मध्य युग या पुनर्जागरण काल के दौरान किसी गुजरते जहाज ने इसे समुद्र में गिरा दिया होगा। सभ्यता के इतिहास को फिर से लिखने की बजाय संयोग पर विश्वास करना कहीं अधिक आसान था, लेकिन सच्चाई जंग के भीतर छिपी हुई थी, बस सही नजर का इंतजार कर रही थी। जंग को भेदने की खोज 1970 के दशक में शुरू हुई। येल विश्वविद्यालय के विज्ञान के एक दृढ़ इतिहासकार डेरेक डी सोला प्राइस ने
इस उपकरण को रहस्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ग्रीक परमाणु भौतिक विज्ञानी चारलम्बोस कराकालोस के साथ मिलकर उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों से टुकड़ों की जांच की। पहली बार दुनिया ने मशीन की रूपरेखा देखी। छवियां धुंधली और द्विआयामी थीं, निर्विवाद थीं। प्राइस ने चट्टान में छिपे 30 से अधिक गियर गिने। अपने अभूतपूर्व 1974 के कार्य गियर्स फ्रॉम द ग्रीक्स में उन्होंने इसे एक परिष्कृत कंप्यूटर घोषित किया। अकादमिक जगत स्तब्ध रह गया, लेकिन उपकरण की वास्तविक प्रतिभा को उजागर करने के लिए परछाइयां अभी भी इतनी धुंधली थीं। 1980 और 90 के दशक में लंदन के विज्ञान संग्रहालय के क्यूरेटर माइकल राइट और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन जॉर्ज ब्रोमली के प्रयासों से जांच और भी गहन हो गई। वे साधारण एक्स-रे से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने लीनियर टोमोग्राफी का उपयोग किया, जो आधुनिक सीटी स्कैनिंग का पूर्ववर्ती रूप था और जिसने उन्हें उपकरण को टुकड़ों में देखने की अनुमति दी। राइट, जो एक मैकेनिक होने के साथ साथ इतिहासकार भी थे, ने इन टुकड़ों के आधार पर एक भौतिक प्रतिकृति बनाई। उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जो प्राइस से छूट गया था। यह उपकरण न केवल चंद्रमा की औसत गति को ट्रैक करता था, बल्कि उसकी वास्तविक परिवर्तनशील गति को भी ट्रैक करता था। राइट को गियर में छिपा हुआ एक पिन और स्लॉट तंत्र मिला, एक ऐसी प्रणाली जो पहिए को घूमते समय गति बढ़ाने और घटाने की अनुमति देती थी, जो चंद्रमा की अंडाकार कक्षा की हूबहू नकल थी। यह गति के नियमों का एक यांत्रिक अनुकरण था, केपलर द्वारा उन्हें परिभाषित करने से सदियों पहले। हालांकि निर्णायक क्षण 2000 के दशक में आया। 2005 में एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म रिसर्च प्रोजेक्ट ने एक नया उपकरण 12 टन का माइक्रोफोकस एक्स-रे कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर तैनात किया। इस उपकरण ने पूरी तरह से खेल बदल दिया। हजारों डिजिटल स्लाइस लेकर डिवाइस को उच्च रिजोल्यूशन 3D में पुनर्निर्मित किया। परिणामों ने असंभव को संभव कर दिखाया। गियर श्रृंखला के भीतर गहराई में एक डिफरेंशियल गियर स्थित था। यह विशिष्ट गियर अपने आप में एक विसंगति का सटीक उदाहरण है। डिफरेंशियल गियर दो शाफ्टों को अलग अलग इनपुट पर घुमाकर एक निश्चित आउटपुट उत्पन्न करता है। यह हर आधुनिक कार के एक्सल का एक अनिवार्य घटक है, जो मोड़ लेते समय पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। इंजीनियरिंग के इतिहास के अनुसार इस तकनीक का आविष्कार 16वीं या 17वीं शताब्दी तक नहीं हुआ था। फिर भी यह यहाँ मौजूद है, कांस्य में लघु रूप में, जिसका उपयोग यूनानियों द्वारा चंद्रमा की गति से सूर्य की गति को घटाकर चंद्रमा की कलाओं की गणना करने के लिए किया जाता था। यह खोज अविश्वसनीय थी। इसने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया में एक ऐसी यांत्रिक दर्शन प्रणाली थी जो औद्योगिक क्रांति के बराबर थी। एंटिकाइथेरा मशीन कोई भद्दा प्रोटोटाइप नहीं थी। यह एक डिब्बे में बंद पूरा ब्रह्मांड था। यह यंत्र लघुकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जो आधुनिक जूते के डिब्बे से भी छोटा था। इस पोर्टेबल ढांचे के अंदर निर्माताओं ने लगभग 40 कांस्य गियर ठूंस दिए थे, जिनमें से कुछ के त्रिकोणीय दांत मात्र 1 मिलीमीटर लंबे थे। उन्होंने हर घन सेंटीमीटर जगह का भरपूर उपयोग किया, घटकों को इतनी सघनता से एक साथ पैक किया जैसे किसी उच्च श्रेणी की 18 सदी की स्विस घड़ी में होता है। यह एक सच्चा एनालॉग कंप्यूटर था। यह वास्तविक समय में जटिल खगोलीय समीकरणों को हल करता था। आपस में जुड़े गियर तंत्र सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति की गणना करते थे। साथ ही पीछे लगे डायल पर
वर्षों पहले ही ग्रहणों की भविष्यवाणी भी कर देते थे। यह एक ऐसी मशीन थी जिसने समय को गणित में बदल दिया था। एंटिकाइथेरा तंत्र एक लुप्त प्रतिभा का अकेला प्रमाण है, जो यह साबित करता है कि मानवता ने कभी तारों को छुआ था, लेकिन एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक उन तक पहुंचने का तरीका भूल गई। हालांकि गियरो ने प्राचीन काल के वैज्ञानिकों की प्रतिभा को साबित कर दिया, लेकिन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक पहेली बना रहा। सामने की ओर एक टूटी हुई कैलेंडर रिंग ने निर्माता की पहचान छिपा रखी थी। यह पहेली एक सदी से अधिक समय तक अनसुलझी रही, जब तक कि 2024 में उन्नत खगोल भौतिकी से इसका समाधान नहीं मिल गया। गुमशुदा कड़ी और 2024 की महत्वपूर्ण सफलता। एक सदी से भी अधिक समय तक एंटिकाइथेरा तंत्र की एक महत्वपूर्ण पहेली अनसुलझी रही। वैज्ञानिकों ने यंत्रों का मानचित्रण कर ग्रहणों का विश्लेषण कर लिया था, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण घटक कैलेंडर रिंग को समझने में असमर्थ थे। यह घड़ी के अग्रभाग पर स्थित बाहरी डायल था, जिसमें वर्ष के दिनों को गिनने के लिए छोटे छोटे छेद बने होते थे। समस्या सरल और पेचीदा थी। अंगूठी नष्ट हो गई। जब जहाज के डूबने से उपकरण चकनाचूर हो गया और समुद्री क्षरण से उसके पुर्जे गलने लगे, तो इस अंगूठी का एक बड़ा हिस्सा गाद में समा गया। केवल एक अंश ही बचा रहा। 6 जंग लगे टुकड़े जिनमें कुछ ही छेद दिखाई दे रहे हैं। बचे हुए टुकड़ों पर केवल कुछ ही छेद दिखाई देने के कारण शोधकर्ताओं ने दशकों तक इस वलय में मौजूद छेदों की मूल संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया। स्वीकृत सिद्धांत यह था कि वलय में 365 छेद थे, जो मिस्र के सौर कैलेंडर के अनुरूप थे। यह एक तर्कसंगत अनुमान था। मिस्र का कैलेंडर उस समय के खगोलविदों के लिए मानक था, क्योंकि इसमें लीप वर्षों के कारण कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। यह बिल्कुल सटीक था, यह सरल था, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत थी। पारंपरिक तरीकों के विफल होने के बाद समाधान एक बिल्कुल अप्रत्याशित क्षेत्र से आया। यह सितारों से आया था। 2024 में ग्लासगो विश्वविद्यालय की एक टीम ने गायब छेदों की पहेली को सुलझाने का फैसला किया। प्रोफेसर ग्राहम वान और डॉ जोसेफ बेली इस तंत्र को किसी अवशेष की तरह नहीं देख रहे थे। उन्होंने इसे अंतरिक्ष की गहराई से आए एक टूटे हुए संकेत की तरह देखा। वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के विशेषज्ञ थे, जो ब्लैक होल के टकराने से अंतरिक्ष समय के ताने बाने में उत्पन्न होने वाली हलचलें होती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए आपको शोर के विशाल सागर में दबे हुए एक छोटे से संकेत को खोजना पड़ता है। वान और बेली ने महसूस किया कि टूटी हुई कैलेंडर रिंग महज एक और शोरगुल वाला सिग्नल थी। उन्होंने टुकड़ों को छुआ तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने वही सांख्यिकीय तकनीक अपनाई जो लाइजियो डिटेक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, यानी बायेसियन विश्लेषण। यह असंभव का गणित है। बायेसियन विश्लेषण केवल मौजूद चीजों को ही नहीं देखता, यह खंडित साक्ष्यों के आधार पर वहां मौजूद होने की संभावना की गणना करता है। शोधकर्ताओं ने बचे हुए छेदों की सटीक स्थिति को अपने मॉडल में डाला। उन्होंने कंप्यूटर को हर संभव कैलेंडर प्रणाली, 360 डिग्री वृत्त, 365 दिन के सौर वर्ष और 354 दिन के चंद्र वर्ष के आधार पर गणना करने के लिए बाध्य किया। परिणाम निर्णायक थे। वे गणितीय रूप से निश्चित थे। मॉडल ने 365 छेद वाले सिद्धांत को खारिज कर दिया। मॉडल ने केवल एक उत्तर का सुझाव नहीं दिया, इसने 365 छेदों के सिद्धांत को अत्यधिक सांख्यिकीय निश्चितता के साथ खारिज कर दिया। परिणाम ने पुष्टि की कि वलय में ठीक 354 छेद थे।
यह खोज आश्चर्यजनक थी। 354 कोई यादृच्छिक संख्या नहीं है। यह चंद्र वर्ष में दिनों की सटीक संख्या है, जो चंद्रमा के 12 चक्रों के बराबर है। एंटिकाइथेरा तंत्र सूर्य के सामान्य समय के अनुसार नहीं चल रहा था। इसे चंद्रमा की बदलती हुई लय के अनुरूप कैलिब्रेट किया गया था। इससे सब कुछ बदल गया। इसका मतलब था कि उपकरण अति स्थानीयकृत हो गया था। यह आम इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया था। इसे एक खास समुदाय के लिए बनाया गया था, जिनका धार्मिक और नागरिक जीवन चंद्र चक्र से संचालित होता था। इतने बड़े कांसे के छल्ले में 354 छेद करने के लिए जिस सटीकता की आवश्यकता होती है, वह वाकई अद्भुत है। अध्ययन से पता चला कि छेदों के बीच औसत त्रिज्यागत अंतर मात्र 28 मिलीमीटर था। इसे समझने के लिए अगर बनाने वाले के हाथ में एक बाल के बराबर भी कंपन होता तो कैलेंडर में खामी आ जाती। यह महज कारीगरी की कमी नहीं थी, यह एकदम सही था। लेकिन 354 होल की गिनती ने न केवल उनके कौशल को साबित किया, बल्कि उनकी पहचान भी उजागर कर दी। इस प्रकार का चंद्र कैलेंडर सीधे उत्तर पश्चिमी ग्रीस की कोरिंथियन बस्तियों की ओर इशारा करता है, और सबसे प्रसिद्ध, सबसे वैज्ञानिक रूप से उन्नत कोरिंथियन बस्ती सिरैक्यूज थी, जो आर्किमिडीज का घर था। अचानक सारी बातें स्पष्ट हो गईं। सिसरो द्वारा रचित रोमन ग्रंथों में लंबे समय से आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक ऐसे गोले के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है जो ग्रहों और चंद्रमा की स्थिति का पता लगा सकता था। इतिहासकारों का मानना था कि यह एक मिथक है, लेकिन 2024 की खोज से पता चलता है कि एंटिकाइथेरा यंत्र उस मिथक का भौतिक प्रमाण है। आर्किमिडीज की मृत्यु 212 ईसा पूर्व में हुई थी, जो इस विशिष्ट यंत्र के निर्माण से लगभग 1 शताब्दी पहले की बात है। लेकिन चंद्र कैलेंडर के संकेत बताते हैं कि यह मशीन उनके विचारों से उपजी थी। संभवतः इसे उनके शिष्यों ने डिजाइन किया था, जो प्राचीन काल के महानतम गणितज्ञ से शुरू हुई यांत्रिक प्रतिभा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसके निर्माताओं की पहचान करना रहस्य का केवल आधा हिस्सा था। हमें अभी भी उनकी प्रेरणा को समझना था। 354 एकदम सटीक छेद करने के लिए इतनी बेतुकी मेहनत क्यों की गई? इसका जवाब गियर में नहीं, बल्कि धातु के आवरण पर ही खुदा हुआ था। पता चला कि यूनानियों ने इस मशीन को केवल तारों की स्थिति का पता लगाने के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने इसे देवताओं से बात करने के लिए बनाया था। शगुन पढ़ने वाली मशीन। यदि मशीन का अगला हिस्सा आकाश का नक्शा था, तो उसके पिछले हिस्से में ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करने वाली एक मार्गदर्शिका थी। दशकों तक उपकरण को ढकने वाली कांस्य की प्लेटों को अपठनीय टुकड़े माना जाता था। लेकिन सीटी स्कैन से गियर का पता चला, और साथ ही एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। प्लेटों पर हजारों छोटे छोटे ग्रीक अक्षर उकेरे गए थे, जिनमें से कुछ 2 मिलीमीटर से भी कम ऊंचे थे। एंटिकाइथेरा महज एक मशीन नहीं थी, इसके साथ एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका भी थी। उस पर लिखे शिलालेख धातु पर सीधे उकेरे गए एक सघन और व्यापक निर्देश पुस्तिका के समान थे। उन्होंने उपकरण को सही दिशा में रखने का तरीका, क्रैंक को घुमाने का तरीका और पीछे की सतह पर बने जटिल सर्पिलों को पढ़ने का तरीका समझाया। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने प्राचीन ग्रीक भाषा का अनुवाद किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह पाठ केवल तकनीकी सहायता नहीं था, यह भविष्यवाणी का एक मार्गदर्शक था। इसके पिछले हिस्से पर प्रमुख विशेषता सारोस डायल थी, जो एक विशाल 4 मोड़ वाली सर्पिल आकृति थी और ग्रहणों के 18 वर्षीय चक्र को दर्शाती थी। आधुनिक सोच के अनुसार ग्रहण छाया और कक्षीय यांत्रिकी की एक घटना है। प्राचीन काल में
यह एक भीषण आपदा थी। ग्रहण शब्द ग्रीक शब्द एक्लेप्सिस से आया है, जिसका अर्थ है परित्याग। जब दोपहर में सूर्य अंधकारमय हो जाता था, तो इसका अर्थ था कि देवताओं ने मानवता का त्याग कर दिया है। यह विनाश का संकेत था, पतनशील राजाओं और हारे हुए युद्धों का पूर्वाभास था। इतिहास में दर्ज है कि 585 ईसा पूर्व में मेदी और लिडियन एक भीषण 6 वर्षीय युद्ध के बीच में थे। तभी अचानक आकाश काला हो गया। इस अपशगुन से भयभीत होकर सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए और राजाओं ने तुरंत शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सूर्य के डूबने को मौसम की घटना नहीं माना गया, यह एक ब्रह्मांडीय न्याय था। समाज में यह भय इतना गहरा था कि शिक्षित अभिजात वर्ग को भी इससे निपटना पड़ा। ग्रहण के भौतिक कारणों को समझने वाले प्रसिद्ध सेनापति पेरिकल्स ने एक बार सूर्य के गायब होते ही अपने ही जहाज के नाविक को भय से लकवाग्रस्त होते देखा था। पेरिकल्स ने शांत भाव से अपना लबादा हटाया, उसे उस व्यक्ति की आंखों पर रखा और पूछा कि क्या यह अंधकार कोई अपशगुन है। जब उस व्यक्ति ने कहा नहीं, तो पेरिकल्स ने उत्तर दिया, फिर इसमें और ग्रहण में क्या अंतर है? बस इतना ही कि सूर्य को ढकने वाली वस्तु मेरे लबादे से बड़ी है। पेरिकल्स विज्ञान को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वे अपवाद थे। आम लोगों के लिए ग्रहण भौतिकी का नियम नहीं था, यह ईश्वर का प्रकोप था। एंटिकाइथेरा तंत्र इसी विनाश की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया था। जैसे ही उपयोगकर्ता हैंडल घुमाता था, एक पॉइंटर सर्पिल खांचे पर चलता था। जब वह किसी विशेष महीने पर पहुंचता था, तो वह छोटे छोटे चिन्हों के समूह की ओर इशारा करता था। एच चिन्ह, जो हेलियोस का प्रतीक है, सूर्य के मंद होने की भविष्यवाणी करता था। सिग्मा, सेलीन प्रतीक ने चंद्रमा के लाल होने की भविष्यवाणी की थी। यह उपकरण इतना सटीक था कि इसमें एक छोटा डायल, एक्सेलिगमोस, विशेष रूप से भविष्यवाणी को 8 घंटे तक सही करने के लिए शामिल था, जो उपयोगकर्ता को न केवल दिन बल्कि उस भयावह घटना के शुरू होने का सटीक समय भी बताता था। लेकिन यह मशीन एक कदम और आगे बढ़ गई। खगोल विज्ञान की सीमा को पार करते हुए कुछ और ही भयावह चीज की ओर बढ़ गई। इन शिलालेखों में न केवल ग्रहण के समय की भविष्यवाणी की गई थी, बल्कि उसके संकेतों की भी भविष्यवाणी की गई थी। ग्रंथों में ग्रहण को काला, लाल या अग्निमय बताया गया था। वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण का रंग पृथ्वी के वायुमंडल पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी की धूल से चंद्रमा खून की तरह लाल हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर वर्षों पहले ज्वालामुखी की धूल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इस मशीन के निर्माता वायुमंडलीय विज्ञान के लिए कोडिंग नहीं कर रहे थे, वे जादू के लिए कोडिंग कर रहे थे। प्राचीन ज्योतिष में लाल ग्रहण युद्ध का संकेत देता था और काला ग्रहण महामारी का। इन रंगों को गियर में एनकोड करके यह यंत्र कैलकुलेटर से शगुन बताने वाले यंत्र में बदल गया। इससे इस उपकरण की असली भयावह शक्ति का पता चलता है। यह सूचना का एक हथियार था। 100 ईसा पूर्व में ज्ञान ही शक्ति थी और देवताओं के क्रोध की भविष्यवाणी करने की क्षमता ही सर्वोच्च अधिकार थी। सूर्य ग्रहण के आने की जानकारी रखने वाला सेनापति अपनी सेना को शांत कर सकता था या अपने शत्रुओं को छल से फंसा सकता था। एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए देवताओं के समय का उपयोग कर सकता था। इस बक्से को पकड़े हुए व्यक्ति के पास केवल सौर मंडल का मॉडल ही नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड को देखने की शक्ति भी थी। वे विज्ञान और जादू के उस धुंधले किनारे पर खड़े थे, जहां वे एक हैंडल घुमाकर राष्ट्रों के भविष्य के विनाश, उस महान सन्नाटे को देख रहे थे। एंटिकाइथेरा कंप्यूटर में ब्रह्मांड को देखने की शक्ति थी, लेकिन उसका अस्तित्व अधर में लटका हुआ था। 2000 साल पहले एक विशाल रोमन अनाज ढोने वाला जहाज
एंटिकिथेरा की चट्टानों से टकराकर टूट गया और डूब गया। चालक दल के लिए यह एक हिंसक और अराजक अंत था, एक ऐसी त्रासदी जिसमें नाविकों की जान चली गई और एक धनी संरक्षक ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। फिर भी जहाज का डूबना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उस उपकरण को बंची कामरे को बचा लिया। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें यह देखना होगा कि वह जहाज वास्तव में क्या ले जा रहा था। वह सिर्फ एक व्यापारी जहाज नहीं था, बल्कि एक मरती हुई सभ्यता का शववाहक था। जहाज रोमन था, लेकिन माल यूनानी था। यह संभवतः युद्ध की लूट का युग था। रोम ने यूनानी शहरों पर विजय प्राप्त कर ली थी, और वे केवल भूमि ही नहीं छीन रहे थे, बल्कि संस्कृति को भी पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। उन्होंने मूर्तियां, आभूषण, दर्शन और प्रौद्योगिकी सब कुछ लूट लिया था। एंटिकाइथेरा कंप्यूटर उसी जहाज पर था। जैसे जैसे जहाज टूटता गया, मशीन रखने वाला लकड़ी का बक्सा लहरों के नीचे बहता हुआ समुद्र तल पर गहराई में जा धंस गया। वह गाद में दब गया, सूरज की रोशनी से छिपा रहा और कम ऑक्सीजन की स्थिति के कारण सड़ने से सुरक्षित रहा। लहरों के ऊपर दुनिया घूमती रही, साम्राज्य उठे, युद्ध लड़े गए और धीरे धीरे ज्ञान का पतन होता चला गया। इस एक मशीन का अस्तित्व हमें सबसे भयावह प्रश्न का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ज्ञान कहाँ गया? यदि यूनानियों के पास 100 ईसा पूर्व में डिफरेंशियल गियर और एनालॉग कंप्यूटर बनाने की तकनीक थी, तो वे 200 ईस्वी तक भाप इंजन क्यों नहीं बना रहे थे? मानवता ने अगला सहस्राब्दी कीचड़ में क्यों बिताया, उस चिंगारी का इंतजार करते हुए जो पहले ही जल चुकी थी? एंटिकाइथेरा तंत्र केवल एक कलाकृति नहीं है, यह एक ऐसे कालखंड का स्मारक है जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। यह एक अंधकार युग का प्रतीक है, मिथकों का नहीं, बल्कि भयावह वास्तविकता का। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसने न केवल शासन कला को नष्ट किया, बल्कि सभ्यता के सिद्धांतों को भी अपने साथ ले गया। हम अक्सर प्रगति को एक तरफा मार्ग, निरंतर ऊपर की ओर चढ़ाई के रूप में देखते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि तकनीक भी खो सकती है। रोम के पतन के बाद कंक्रीट बनाने का वह सूत्र, ओपस कैमेंटिटियम, जिसकी मदद से उन्होंने पैंथियन का निर्माण किया और पानी के नीचे संरचनाएं खड़ी की, पूरी तरह से भुला दिया गया। वह ज्ञान मानो लुप्त हो गया। 1000 वर्षों से अधिक समय तक यूरोप में किसी को भी यह नहीं पता था कि ज्वालामुखी की राख को मिलाकर एक ऐसा गुंबद कैसे बनाया जाए जो ढह न जाए। लाखों लोगों तक मीठा पानी पहुंचाने वाली जल प्रणालियां साम्राज्य के पतन के साथ ही नष्ट हो गईं, क्योंकि उन्हें बनाए रखने की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता भी खत्म हो गई। जटिल आरा मिलें, बड़े पैमाने पर उत्पादित मिट्टी के बर्तन और जीवन बचाने वाली शल्य चिकित्सा तकनीकें अंधविश्वास और कच्चे लोहे के आगे फीकी पड़ गईं। एंटिकिथेरा परंपरा का लुप्त होना सबसे बड़ा नुकसान था। यह केवल बुनियादी ढांचे का नुकसान नहीं था, बल्कि उच्च स्तरीय विशिष्ट ज्ञान का नुकसान था। यूनानी सैद्धांतिक विचारक थे। उन्होंने तारों की व्याख्या करने वाले गणित में महारत हासिल की थी। रोमन लोग व्यावहारिक अभियंता थे। उन्होंने दीवारों और सड़कों का निर्माण ग्रीक गणितीय सिद्धांतों पर अत्यधिक भरोसा करते हुए किया। जब ग्रीक जगत रोमन साम्राज्य में समाहित हो गया और बाद में वह साम्राज्य ध्वस्त हो गया, तो सैद्धांतिक आधार को बनाए रखने में विफलता घातक साबित हुई। एक गियर युक्त ब्रह्मांड को डिजाइन करने का विशिष्ट ज्ञान लुप्त हो गया। एंटिकाइथेरा कंप्यूटर बनाने वाली यांत्रिक विशेषज्ञता न केवल रुकी, बल्कि विलुप्त हो गई। एस्ट्रोलैब जैसे बुनियादी उपकरण तो बच गए,
लेकिन उच्च स्तरीय गियर तकनीक लुप्त हो गई। यूरोप में इस तरह की जटिलता वाला यंत्र 14वीं शताब्दी की खगोलीय घड़ियों तक दोबारा देखने को नहीं मिला। यह एक चौंका देने वाला 1400 वर्षों का अंतराल था, जिसमें खगोलविदों ने आकाश को समझने के लिए पहले से ही आविष्कार किए जा चुके उपकरण के बिना ही आकाश का अवलोकन किया। इससे हमें यह गहन एहसास होता है कि यह उपकरण कोई अनोखी घटना नहीं थी। यह एक स्थापित तकनीकी परंपरा का स्पष्ट प्रमाण था। यह एक उत्पाद था। हमें यह इसलिए पता है क्योंकि रोमन वक्ता सिसरो ने इनके बारे में लिखा था। उन्होंने आर्किमिडीज द्वारा निर्मित एक ऐसे उपकरण का वर्णन किया था जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का पता लगा सकता था। उन्होंने उल्लेख किया कि जनरल मार्कस क्लॉडियस मार्सेलस सिराक्यूज पर आक्रमण के बाद एक को रोम वापस लाए थे। यदि सिसरो ने एक देखा और स्पंज गोताखोरों ने दूसरा पाया, तो और कितने थे? 10, 100, 1000? यदि और भी थे तो वे कहां हैं? इसका उत्तर संभवतः प्राचीन दुनिया की क्रूर अर्थव्यवस्था में निहित है। एंटिकाइथेरा तंत्र कांस्य से बना था। एक वैज्ञानिक के लिए कांस्य ज्ञान का माध्यम है। एक भूखे किसान या हताश सेनापति के लिए कांस्य ही पैसा है और कांस्य ही युद्ध है। पिघलने का सिद्धांत ही इस महान सन्नाटे का सबसे संभावित और सबसे भयावह स्पष्टीकरण है। प्राचीन काल में धातु एक सीमित और बहुमूल्य संसाधन था। जब कोई मशीन खराब हो जाती थी या जब उसे चलाने में माहिर खगोल शास्त्री की मृत्यु हो जाती थी, तो वह वस्तु कंप्यूटर के रूप में असंभव में अपना मूल्य खो देती थी और कच्चे माल के रूप में अपना मूल्य पुनः प्राप्त कर लेती थी। उसे संग्रहालय में संरक्षित नहीं किया जाता था, इसे भट्टी में फेंक दिया गया। टूटे हुए यंत्र का अंतिम भाग्य संभवतः भट्टी ही था। यह तुरंत कच्चे धातु में परिवर्तित हो गया। उस धातु से एक लोहार तलवार, भाले की नोक या भाड़े के सैनिक को भुगतान करने के लिए सिक्के बनाता है। प्रौद्योगिकी का इतिहास पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है, जहां अमूल्य कलाकृतियों को एक विकट युग की कच्ची सामग्री में परिवर्तित कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि एंटिकाइथेरा यंत्र यांत्रिक नरसंहार का एकमात्र जीवित उदाहरण है। यह उस भयानक आपदा की वजह से ही बच पाया जिसमें यह डूब गया। अगर वह जहाज न डूबा होता तो यह उपकरण अंततः रोम पहुंच जाता। शायद 1-2 पीढ़ियों तक इस पर संगमरमर की नक्काशी होती, लेकिन अंततः यह टूट जाता। अगर कोई कुशल मैकेनिक इसे ठीक करने के लिए न होता तो यह जहाज बेकार हो जाता। प्राचीन प्रतिभा का यह प्रमाण हमें इसलिए मिला है क्योंकि इसे इंसानों के हाथों से निकालकर समुद्र की गहराई में कम ऑक्सीजन वाले तहखाने में सुरक्षित रख दिया गया था। नाविकों के लिए यह जहाज का डूबना एक त्रासदी थी, लेकिन प्रकृति ने इसे बचाने का एक बेहतरीन प्रयास किया। यह एक भयावह याद दिलाता है कि प्रगति नाजुक होती है। ओसुल, हम मानते हैं कि एक बार जब हम कुछ आविष्कार कर लेते हैं तो वह हमेशा के लिए हमारा हो जाता है, लेकिन एंटिकाइथेरा तंत्र यह साबित करता है कि हम भूल सकते हैं। हम प्रतिभा की चरम सीमा को छू सकते हैं और फिर 1000 वर्षों तक जमीन पर गिर सकते हैं। परिष्कृत यांत्रिक परंपरा इसलिए विफल नहीं हुई क्योंकि उसमें कोई खामी थी। इसका अंत इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया इतनी अस्थिर हो गई कि इसे संभालना संभव नहीं रहा। आज यह यंत्र एथेंस के एक संग्रहालय में रखा है, जो उस तकनीकी महानता की याद दिलाता है जिसे हमने खो दिया। यह सुंदर, जटिल और गहन है। यह साबित करता है कि प्रगति क्षणभंगुर होती है। यह तंत्र हमें बताता है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान के कुछ अंश ही छोड़ जाएंगे,
जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएंगे कि हमारा ज्ञान क्यों लुप्त हो गया। अगर यह तकनीक लुप्त न हुई होती और औद्योगिक क्रांति 1800 के दशक के बजाय 100 ईसा पूर्व में शुरू हुई होती, तो आपके विचार से आज मानवता कहां होती? हमें कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपनी स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करें।